वेस्ट बैंक के आंकड़े आ गए हैं। पिछले एक हफ्ते में 104 रेजिस्टेंस ऑपरेशन हुए हैं जो मीडिया ने बिल्कुल पूरी तरह से ब्लॉक कर दिए हैं। कम से कम 7 से ऊपर इजरायली मारे गए हैं और करीब 17 घायल हैं। ये पूरे आंकड़े आए हैं। मैंने कल आपसे कहा था कि वेस्ट बैंक में एक थर्ड इंतिफादा शुरू हो चुका है और वो सारी बातें सच साबित हो रही है। मैं उसके डिटेल में जो घटना हुई हैं वो आपको बताऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी बड़ी खबर, इजराइल अब ईरान पे सीधे स्ट्राइक करने जा रहा है। जो लोग खुशियां मना रहे थे एचटीएस की जीत पे, वो थोड़ी सी और खुशी मना ले। क्यों? क्योंकि इजराइल जो है उसको पूरी तरीके से नंगा नाच करने का मौका मिल गया है सीरिया में। अब बिल्कुल प्रतिक्रांति हुई है। जो भी वहां पर हुआ है, अगर सीरिया का जो समर्थक है सीरिया में जो हुआ है, तो उसको सब कुछ छोड़ देना चाहिए, वापस अपने घर चले जाना चाहिए। मुसलमान कहने का उसको अधिकार कतई नहीं। अच्छा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि देखिए, सीरिया के करीब 280 300 से ऊपर, बल्कि 400 स्ट्राइक्स इजराइल ने किए। 85% उसका मिलिट्री जो हार्डवेयर है वो डिस्ट्रॉय कर दिया। अब वो ईरान पे स्ट्राइक करने जा रहा है। अच्छा, बीच में इराक पे भी हमला हो सकता है, क्योंकि ये बात आई थी कि 11,000 आतंकी तैयार किए जा रहे हैं इराक पे हमला करने के लिए। दूसरी तरफ हमास जो है वेस्ट बैंक में ऑपरेशन किए जा रहा है और ईरान जो है अभी तक उसको हथियार पहुंचा रहा है। ईरान का आज इजराइल का बयान आया है कि अभी तक पता नहीं कहां से, क्योंकि सीरिया का रास्ता ब्लॉक्ड है, अब पता नहीं कहां से। मैंने पहले ही कह दिया था कि जॉर्डन से अंदर से पूरी एक बड़ी सुरंग जाती है वेस्ट बैंक की, और वेस्ट बैंक में जो 104 घटनाएं घटी हैं, इसका मतलब है ईरान से भारी मदद पहुंची है। और जो बेहतर मदद है, जो जरूरी थी, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को इसी समय दिखा देना है अपने दोनों जो मुस्लिम्स के, क्योंकि अब देखिए, अब दुनिया में मुस्लिम्स की लड़ाई तो रही नहीं गाजा में जो हो रही है। अब वो लड़ाई इंसानियत की हो गई है, क्योंकि मुस्लिम्स का एक बड़ा तबका चला गया है अमेरिका इजराइल कैंप में एचटीएस को सपोर्ट करके, चाहे गुमराही में गया हो, लेकिन वो वापस मुसलमान नहीं बन सकता है, ये बात तय है। वापस वो अपने घर में बनता रहे, शादी ब्याह करता रहे, लेकिन उसको कोई भी मुसलमान नहीं मानेगा। जो सच्चा है, जो ईमान वाला है, जो वाकई मुजाहिद है, जो मुजाहिदों की कद्र करता है। मुसलमान क्या, हिंदू उसको मुसलमान नहीं मानेगा, मैं नहीं मानूंगा। कितने सारे ऐसे सुन्नी दोस्त हैं जिनको मैंने अपने उससे काट दिया है, और मैं और भी काटूंगा, क्योंकि आने वाले दिनों में यह संघर्ष तीखा होगा। एक बड़ा हिस्सा सुन्नियों का वो जाके डिफेक्ट करेगा, शियाओं में भी करेगा। बहराइन में जो शिया हुकूमत है, वहां उसके खिलाफ इस्लामिक रेजिस्टेंस पैदा हो गया बड़ा जबरदस्त, और बहराइन में शिया हुकूमत है, वो अमेरिका के साथ है। तो ये मुझ पे कोई ना कहे कि ये और वो, और मैं शियाओं की तरफदारी करता हूं सुन्नियों की नहीं। हम हर किसी की हम भर्त्सना करते हैं जो इजराइल और अमेरिका के साथ है। पाकिस्तान की स्थिति आप देखिए, पाकिस्तान में एक बड़ा हिस्सा ऐसा है अंदर जनता का जो ईरान के साथ है, लेकिन उसी तरह से उसी समय हुक्मरानों का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो इस पे गाजा के सवाल पे मुंह नहीं खोल रहा है, और उसको बस फॉर्मल कंडेमनेशन हुआ है किसी भी एक खास चीज पे। लेकिन अब जब यह स्थिति आ गई है कि इजराइल ईरान पे सीधे हमला कर सकता है, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि अगर ईरान गिरा तो उसके बाद हमास गिर जाएगा। हमास को कोई मदद पहुंचा देने वाला नहीं है। आप लोग जानते हैं टर्की ने ऐसा 0/सन्नाटा उसको दिया है, और हर एक सुन्नी मुल्क ने, सुन्नी मुल्क क्यों कहें हम उसको, सुन्नी हुक्मरानों के मुल्क ने उसको बिट्रे किया है। जो आम सुन्नी है वो इतना नाराज है अपने हुक्मरानों से कि कभी भी विद्रोह वो कर सकता है। वो सुन्नी विद्रोह ना करे, इसलिए नकली विद्रोह कराया गया सीरिया में, बिल्कुल नकली भाड़े का विद्रोह। भाड़े का विद्रोह सुना आपने ना, भाड़े का विद्रोह। अब आप देखिए, अब आप इस चीज को सुनिए, ईरान को जो इजराइल हमला करने जा रहा है, ईरान उसके पहले हमला कर देगा। यह पक्की खबर आ गई है। ईरान बस कभी भी हमला इजराइल पे कर सकता है। उसका अब कुछ भी, उसको रिस्ट्रेंट वगैरह सारी चीजें वो समझ गया है। ईरान के अंदर जो लिबरल्स हैं उनको भी सजा दे दी गई है, और उनको भी ये कह दिया गया है कि तुम देखो इस मामले में मत पड़ो, पीछे रहो, अभी लड़ाई का वक्त है, अभी जंग का वक्त है। ईरान इजराइल पे स्ट्राइक करने जा रहा है, कोई माई का लाल इस चीज को रोक नहीं सकता है। और हमास ने यह बयान दे दिया है कि जिस दिन
ईरान इजराइल को स्ट्राइक करेगा उस दिन उसके लड़ाके और कस के बाहर आ जाएंगे, और कस के बाहर आके वो ऐसा हमला इजराइल पे करेंगे जो इजराइल में अभी तक हुआ नहीं। इजराइल 7 अक्टूबर भूल जाएगा जो हमास अब करने वाला है। अब देखिए, और वेस्ट बैंक में होगा वो, आप ये सोच लीजिए, वो वेस्ट बैंक में होगा जहां पर पूरी तरीके से कंसंट्रेट किया है, जहां हथियार पहुंच रहे हैं ईरान से सीधे, और जहां हमास के ज्यादातर सुन्नी फाइटर्स अपनी जान पे खेल के इजराइल से लड़ रहे हैं, साम्राज्यवाद से लड़ रहे हैं। तो देखिए, जो 104 जो मैंने जगह बताई आपको, उनमें से जो सबसे खास बात है कि जो नाब्लस है, हिब्रॉन है, जेरिको है, जो साउथ में है, साउथ वेस्ट बैंक में, नॉर्थ एक्सट्रीम नॉर्थ में जेनिन है, तुलकरेम है, रमल्ला है, कोई ऐसी जगह नहीं छूटी है। मतलब कम से कम आप सोचिए कि जो 104 घटनाएं हुई हैं उसमें 58 ऐसी हैं जिसमें सीधे आमने सामने सेटलर्स का, आर्मी का और फिलिस्तीनियों का आमने सामने मुकाबला हुआ है, जहां पर मोलोटोव कॉकटेल से लेके हैंडमेड बॉम्ब से लेके सोफिस्टिकेटेड मशीन गन वहां की जनता ने और फिलिस्तीनी युवा ने चलाई है। 58 ऐसी घटनाएं हैं, 104 में 58 ऐसी घटनाएं हैं, और ये सारी चीजें इजराइल शॉक्ड है। आईडीएफ का पूरा बयान आया इस पे कि वेस्ट बैंक में रीआर्मिंग हुई है। कैसे हुई है? क्योंकि सीरिया के गिरने के बाद हम ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि वेस्ट बैंक इतनी जल्दी अपने को रीआर्म कर लेगा। अब आप ये देखिए, यही तो कमाल है, यही कमाल है, यही इसी को क्रांतिकारिता कहते हैं। एक दिन भी विचलित हुए बिना सीधे अपने काम पे लग जाना। ये देखिए, क्रांतिकारियों को निराश होने का कोई अधिकार नहीं। मैं भी एक दिन निराश हुआ था, लेकिन मैं अभी, अगर मैं प्रैक्टिस में होता, अभी देखिए इंडिया में थ्योरी के लेवल पे चीजें हैं, प्रैक्टिस में वो 8 अप्रैल 2025 के बाद आएंगी। अभी अगर मैं प्रैक्टिस में होता तो मैं भी एक घंटे में समझ जाता क्या हो रहा है, वो तुरंत एक दूसरी पोजीशन हमारी हो जाती। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि भ्रम में मत पड़िए। ये मौका बड़ा अजीब है, ये दौर बड़ा अजीब है। और इसमें देखिए, आज मैं एक और वीडियो बनाने जा रहा था जौनपुर पे, क्योंकि जौनपुर के अटाला मस्जिद में भी सर्वे का ऑर्डर दे दिया और उसको भी संभल बनाने की कोशिश है, आग लगाने की कोशिश है। कल इतना खतरनाक वीडियो मेरा आ रहा है जो ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ, मैंने आज बना लिया था लेकिन मैंने उसको रिवाइज किया। मैंने कहा इतना इंपॉर्टेंट इश्यू है ये, इसको हल्के में नहीं लेना है, इसलिए मैंने उसको रिवाइज किया और दोबारा बनाया। और कल मैं उसको, अब देखिए, दिन में करीब 3 या 4 बजे रिलीज करूंगा जौनपुर पे, जौनपुर के अटाला मस्जिद पे, कि कैसे वो ऑथेंटिक मस्जिद है, उस पर जो सर्वे कराने का ऑर्डर दिया गया वो बिल्कुल गलत है और कानूनी रूप से गलत है, जिसको अभी मुस्लिम पक्ष उस तरह से पकड़ नहीं पा रहा है। कुछ मतलब जौनपुर के मुस्लिम पक्ष ने पकड़ा है, लेकिन संभल में भी अगर पकड़ लेते तो वो एक मुद्दा बन जाता। इतना सिंपल पॉइंट है, और वो ऐसा पॉइंट है, मैं कल ही बताऊंगा वो, क्योंकि 16 तारीख को फिर से कोर्ट में सुनवाई है और उसके पहले कल 14 है, कल ही मैं वीडियो रिलीज करूंगा। तो ये देखिए, उसके बाद जो पूरी स्थिति बनी। हाँ, इजराइल का देखिए, इजराइल की जो पूरी सिचुएशन है, सीरिया के अंदर बफर जोन से आगे 6 ड्रूज गांव ने कह दिया है कि वो इजराइल का हिस्सा होना चाहते हैं। ड्रूज गांव ने, मेरे एक्स पे पूरा वीडियो डाला है, 6 गांव की मीटिंग हुई, इसमें ड्रूज, जो मैं आने बताया था, ड्रूज लेबनान में भी हैं, लेकिन लेबनान के ड्रूज लेफ्टिस्ट हैं और हिजबुल्लाह के साथ हैं मोटा मोटी। और यहाँ के जो ड्रूज हैं सीरिया के, इनका थोड़ा अलग मामला रहा है। ये उस तरीके से राजनीतिक भी नहीं रहे, इनको इजराइल ने पहले से ही लगता है सेट किया हुआ था। और 6 गांव की मीटिंग हुई जिन्होंने कहा हम सीरिया से अलग होकर इजराइल को ज्वाइन करना चाहते हैं। उसके बाद ये ड्रूजिस्तान बनने तक की बात आई। पता नहीं कितने भागों में इजराइल और अमेरिका मिलकर सीरिया को काटेंगे, क्योंकि देखिए ड्रूजिस्तान मतलब वहां मुश्किल से पॉपुलेशन ड्रूज की 3 या 4% है। तुम उसको लेके मुल्क बना दोगे, तुम तो कुछ भी कर सकते हो भाई। तुम तो तुमने अर्जेंटीना से एक बड़ा हिस्सा उड़ा लिया था, तुमने ब्राजील से के साथ अजीब अजीब तरह की ट्रीटीज करके उड़ा लिया। तभी जो कॉलोनियलिज्म होता है, जो औपनिवेशवाद होता है, वो ऐसे ही तो जमीन हड़पता है ना। वो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश केवल नहीं करता है, वो जाके एक छोटी छोटी चीजें, पौंडीचेरी भी ले लेगा। जैसे फ्रांस ने कहा कुछ नहीं, सब अंग्रेजों का, हमको पौंडीचेरी दे दो, तो पौंडीचेरी उनको दे दिया गया। डच ने कहा हमको, ये पोर्चुगीज ने कहा गोवा दे दो। ये अंग्रेजों के आने से पहले पोर्चुगीज आए थे, लेकिन उन्होंने कहा गोवा हमारे पास रहना चाहिए। अंग्रेजों ने कहा ठीक है, तुम तो हमको बॉम्बे दे दो, तुम गोवा ले लो,
वोमेटो कुआ वाली कहानी हो। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि देखिए, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद वो कहाँ जाके क्या रुकेगा, वो केवल हथियारों के बल पर रुकता है, केवल केवल सिर्फ और सिर्फ आर्म्स के बल पर रुकता है। और देखिए, जो आज इजराइल ने इसीलिए घबरा के वेस्ट बैंक में जो हुआ है, उस घबरा के गाजा में उसने बहुत बड़ी बमबारी की है। आज गाजा में एक के बाद एक ऐसे वीडियोज आते हैं। और जो मैंने कल आपको बताया था, जो घटना हुई जिसमें एक माँ दुआ दे रही थी और बच्चा शहीद हो चुका था, वो उठ के खड़ा हो गया, उसका भी वीडियो है मेरे पास। मैं सोच रहा था आज मैं इस एक वीडियो में आपको वो दिखाऊं, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। मैं आपको कल वो ज़रूर वीडियो दिखाऊंगा, ये वादा है आपसे। वो वीडियो मैं आपको 100% दिखाऊंगा, क्योंकि वो दिखाता है इस बात को कि एक मरा हुआ आंदोलन, जिसको इजराइल मरा हुआ समझ रहा था, वो फिर से जिंदा कैसे हो गया 7 अक्टूबर को। और 7 अक्टूबर से लेके आज तक वो जिंदा है। मतलब वो जो घटना हुई है, वो घटना एक तरह का प्रतीक है, वो भगवान के द्वारा भेजा गया संदेश है, एक साइन है कि क्या हुआ है, किस तरीके से हुआ है, और फतेह वो फिलिस्तीनियों की तय है। ये देखिए, आज जो इजराइल ने बमबारी की है, उस बमबारी में करीब 42 लोग मारे गए हैं। और भी खबरें आ रही हैं। और 42 आज तो जो हुआ है, जिस तरह से बच्चों को चुन चुन के मारा है, नुसैरत में, खासतौर पे नुसैरत में जिस तरीके से बच्चों को चुन चुन के मारा है वो। अच्छा, और एक बड़ी खतरनाक खबर आई है कि 96% बच्चे गाजा में ये सोचते हैं कि वो जिंदा नहीं रहेंगे। आप सोचिए, 9 साल का, 11 साल का बच्चा, 96% ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हम जिंदा कल को नहीं रहेंगे। ये स्थिति क्या आप चाहते हैं कि इजराइल अमेरिका पूरे मिडिल ईस्ट में ले आए और फिर भारत में ले आए? तो क्यों समर्थन करते हैं HTS का? बदतमीज। ये सारी बातें समझने की हैं। ये देखिए, गुस्सा मत दिलाइए, नहीं तो बहुत बुरा होगा। मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप क्यों ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं, ऐसे नामुरादों का, जिन्होंने आज तक इजराइल को कंडेम नहीं किया है, जबकि वो उनका हिस्सा लेने जा रहा है। ये कैसे लोग हैं? ये इंसान नहीं, हैवान है, ये जुलानी हैवान है। इसको आप लोग क्यों नहीं कंडेम करते? इस हैवान को, इस राक्षस को, जुलानी नाम के। और जो मोहम्मद बशीर बैठा है, मैं बता रहा हूं, सीरिया में रेजिस्टेंस खड़ा हो गया है, घसीटा जाएगा ये जुलानी, इसको कार से बांध के घसीटा जाएगा, और ये मैं सैंक्शन करूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे, देखिए, आप लोग सोचते हैं कि मैं कुछ ज्यादा बोल जाता हूं, लेकिन मैं बिल्कुल अपने होश आवाज में, 100% होश आवाज में। मुझे कोई समस्या नहीं है। मैं तो अपने को अलग भी कर सकता हूं सारी चीजों से। लेकिन सवाल यहां पर यह है, मुझसे लोग कह रहे थे कि आप जो हैं, मैं आपका बहुत बड़ा फॉलोअर था, कुछ सुन्नी उस पर एक्स में आपका बहुत बड़ा फॉलोअर था और आपने इस तरह का स्टैंड लिया। वो कहिए जो लोग सुनना चाहते रहे। हमने कहा, बदतमीज साले, जो लोग सुनना चाहते हैं मैं सत्य का साथ दूंगा। जो लोग सुनना चाहते हैं, अगर वो मुझको कहना होता तो मेरी बिरादरी सत्ता में थी बड़े लंबे समय तक, और मैं उत्तर प्रदेश में मंत्री पद में आज होता। MP में या तो MP होता या MLA होता, और मंत्री पद में होता बीजेपी से। मैं एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार से आता हूं, और ब्राह्मणों का बड़ा रोल है बीजेपी को लाने में। लेकिन मैंने क्या तय किया? मैंने कहा ब्राह्मणों को अलग ले जाना है बीजेपी से। इसलिए मैंने मंगल पांडे सेना बनाई, 1857 की लाइन मैंने की, और आज मैं सफल हो रहा हूं इसी के आधार पर। वो मैं कहूं, जो लोग सुनना चाहते हैं, तो हमारे फॉलोअर ही क्यों हो, हमारे सब्सक्राइबर ही क्यों हट क्यों नहीं चले जाते? ये जो देखिए पूरी बात है, इसमें गुस्सा होना लाजिम है और गुस्सा होना चाहिए, क्योंकि गुस्सा जिसको नहीं आता है, वो भगवान भी उसके साथ नहीं होता है। ठीक है, गुस्से के साथ सब्र भी होना चाहिए, लेकिन गुस्सा ही नहीं होगा तो तुम सब्र किस बात का करोगे? 24 घंटे तुम सब्र करते रहो, फिर तो तुम्हें किसी बात पे तुम यह्या सिनवार कैसे बन सकते हो? वो यह्या सिनवार जिसने गुस्से में कहा था कि क्या फिलिस्तीनी हमेशा भेड़ बकरी बने रहेंगे, कि उनको आके कोई काटता रहे? क्या बदतमीजी है, इस तरीके से वो बोला था। और उसका आप देखिए, उसके बराबर प्लानर, उसके बराबर दिमाग, मेरे ख्याल से आज अभी जो 1975 वियतनाम वॉर के बाद का सबसे बड़ा वॉरियर दुनिया का यह्या सिनवार है। और बिना दिमाग के, बिना शांत दिमाग के वो नहीं हो सकता। लेकिन उसके अंदर जज्बात भी थे, और वो जज्बात को व्यक्त भी करता था। और वो जरूरी है, क्योंकि बदतमीजों को डांटे बिना उनको समझ में नहीं आता है पूरी बात, उनको समझ में नहीं आती पूरी बात। तो ये देखिए, ये जो पूरी एक परिस्थिति बनी है, उसमें एक चीज आपको और बता दें, रशिया और यूक्रेन फ्रंट पे बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। यूक्रेन ने आज फिर से, कल
रशिया पे फिर से मिसाइल अटैक किया था कल शाम को, और रशिया ने आज उसका जवाब भी दिया है। और उसका जवाब जो है वो ऐसा है कि यूक्रेन बोल तक नहीं पा रहा है कि क्या जवाब दिया है। अब आप सोचिए, आज अभी तक ये बात खुल के नहीं सामने आई है कि रशिया ने क्या जवाब दिया है। यूक्रेन ने कल जवाब दिया था जो पूरी तरह से ये रशिया ने इंटरसेप्ट कर लिया था। मतलब जो एक आखिरी बार रशिया ने मारा था, ओरेशनिक मारा था, फिर यूक्रेन ने मारा, फिर रशिया ने जो मारा। और यूक्रेन क्या है, यूक्रेन जाके सीरिया, यूक्रेन तो अब भाड़े का राष्ट्र हो गया है ना। उसके लोग जाके सीरिया में अमेरिका का काम कर रहे हैं, कल को ईरान में अमेरिका का काम करने की कोशिश करेंगे। वो अलग बात है कि ईरानी ढूंढ ढूंढ के मारेंगे, वो अलग बात है, मार चुके हैं। अच्छा, एक चीज और बता दूं आपको, जो ईरान के लिए जासूसी करते 30 यहूदी, 30 जूस फिर पकड़े गए। और उसमें ऐसे ऐसे लोग हैं जो हरेदी कम्युनिटी के हैं, जो सबसे ज्यादा इस समय, मतलब सबसे ज्यादा धार्मिक लोग हैं, वो उसमें हैं। इसका मतलब जो हम लोग कहते थे कि जो धार्मिक जू है वो मोटा मोटी मतलब ज़ायनिज्म के साथ नहीं है, ये बात सही है, वो ज़ायनिज्म के साथ नहीं है। तो ये जो पूरी बात है, ये जो पूरी एक सिचुएशन है, इस सिचुएशन को आप देखिए कि 30 जूस पकड़े गए, उसका जो पूरा ब्रेकअप है, कौन लोग हैं वो आप जान के घबरा जाएंगे। क्योंकि उसमें जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इजरायली सोसाइटी द्वारा नकारे गए लोग हैं, जिनको इजरायली सोसाइटी ने नकार दिया, जो मजलूम हैं, उन लोगों को रिक्रूट किया था ईरान ने, उनको मजबूत कर रहा था। उसके साथ साथ उसमें ऐसे भी लोग हैं जो, कुछ तो लोग थे जो शुद्ध पैसे के लिए काम कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने कहा कि हमें इजराइल की विचारधारा से नफरत है और हम चाहते हैं ईरान को हेल्प करो। सोचिए ऐसे कितने लोग होंगे। और ईरान ने ये मौका दिया ना, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हम सऊदी अरेबिया के लिए काम करेंगे, हम जॉर्डन के लिए काम करेंगे। उनको पता है कि ये सब दलाल देश हैं। उन्होंने ईरान का नाम लिया कि ईरान एक अकेला देश है जो एक इस समय उम्मीद दिखा रहा है मजलूम को, इसलिए हम ईरान के लिए काम करेंगे। ये जो पूरी बात है, ये जो देखिए, ये जो जहर भरा गया है सुन्नियों के अंदर ईरान के खिलाफ, ये बहुत खतरनाक। इसको आपने नहीं थूक दिया तो आप समझ लीजिए कि आपका घर नहीं बचेगा, आपका व्यक्तिगत घर, आप नहीं बचेंगे, आपके बीवी बच्चे मारे जाएंगे। ये बात तय। अमेरिका इजराइल मारेगा, कोई और नहीं। आपके जिसको आप अपना रहनुमा समझ रहे हैं वही मारेगा आपको, जिसको सीरिया के जो आतंकवादी हैं वो रहनुमा समझ रहे हैं वही मारेगा उनको। अभी तो आप देखिएगा, जुलानी को केवल मैंने नहीं कहा कि जो घसीटते हुए ले जाएगा वो ईरान ही करेगा, नहीं, वो सीरियन रेजिस्टेंस भी कर सकता है, अमेरिका खुद कर सकता है। जब उसको जरूरत नहीं होगी वो मार देगा। वो क्या है उनके लिए, दूध की मक्खी है, उसको निकाल के फेंक देगा। देखिए, ये जो पूरी बात है, बाइडेन और ट्रंप की लड़ाई, मैं बार बार आपसे कहता हूं, बाइडेन और ट्रंप की लड़ाई बहुत खतरनाक है। ये बात, ट्रंप 20 जनवरी को ऑफिस में आए उसके पहले बाइडेन कोई बड़ा कांड कर देना चाहता है, और वो सबसे बड़ा कांड ये होगा कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे हमला, इजराइल के साथ मिलके। लेकिन उसके बाद या उसके पहले जो ईरान मारेगा, उससे जो होगा वो विश्व युद्ध का पूरा आगाज होगा। रशिया ने पूरी तैयारी कर ली है, रशिया का ईरान के साथ समझौता हो गया है, नॉर्थ कोरिया के साथ रशिया का समझौता हो गया है, चाइना के साथ समझौता हो गया। चाइना ताइवान की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप खबरें अगर पढ़ते होंगे तो आप जानते होंगे कि ताइवान के ऊपर किस तरीके से ताइवान की घेरेबंदी चाइना कर रहा है। अब जो पूरी देखिए सिचुएशन है, उस सिचुएशन में ये बात तय है कि ईरान, अमेरिका और इजराइल ये मिल के स्ट्राइक करेंगे ईरान पे, और ईरान या तो उसके पहले एंटिसिपेट कर देगा या उसका जवाब देगा, और रशिया उसके साथ होगा। अब आप सोचिए, और रशिया यूक्रेन को तो कल तबाह कर दी, क्योंकि यूक्रेन अब राष्ट्र रहा नहीं, वो भाड़े का राष्ट्र है। तो भाड़े के राष्ट्रों को खत्म करना 2 मिनट का काम है। और रशिया ने घेर लिया है यूक्रेन को चारों तरफ से, जॉर्जिया, बेलारूस, तमाम ऐसे देश जो पहले रशिया का हिस्सा थे वो भी इस समय भी रशिया के साथ है। तो ये देखिए आज का प्रसारण है, और कल मैं फिर आपके साथ, कल तो पक्का 2 वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।